Hello everyone, so today we are going to start another new chapter carbon and its compound. इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग कार्बन का फुल कैरेक्टरिस्टिक को डिटेल में देखेंगे, उसका ऑकरेंस, उसका नेचर, वो किस किस फॉर्म में पाया जाता है एंड इट्स का कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड क्या होता है आपको पता है कि व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स रेशियो इज कॉल्ड कंपाउंड। तो कार्बन जब किसी और एलिमेंट से कंबाइन करता है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन से। इसका सिंबल क्या होता है आपको पता है, कार्बन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं विथ लेटर सी। अच्छा, एटॉमिक नंबर आपको पता है, हाइड्रोजन हीलियम से हम अगर स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये सब हम लोग पूरे डिटेल में देख चुके हैं। फर्स्ट सेल में कितना होगा 2 एंड देन सेकेंड सेल में K के बाद L सेल जो आता है उसमें 4 हो गया। जब 4 लास्ट सेल में है तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, वैलेंसी हो जाता है 4, टेट्रावैलेंट भी इसको बोलते हैं। तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक था कार्बन का, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, वैलेंसी वगैरह के रिस्पेक्ट में। चलिए अब देखेंगे कार्बन जो है ना क्या है, मोर कार्बन फॉर्म मोर कंपाउंड देन ऑल द अदर एलिमेंट्स ऑन अर्थ। अर्थ में जितना भी एलिमेंट्स आपको प्रेजेंट है, कार्बन सबसे ज़्यादा क्या करता है, कंपाउंड्स को फॉर्म करता है। उसका एक बेसिक रीज़न है, कार्बन के अंदर कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है। कैटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग। कार्बन अपने जैसे एक और कार्बन को खोजता है, उससे लिंक बना लेता है, फिर वो एक और कार्बन को खोज के उससे लिंक बना लेता है। तो ये लिंकिंग प्रॉपर्टी है ना, इसको बोलते हैं कैटेनेशन। तो कार्बन में सबसे ज़्यादा सेल्फ कैटेनेशन या कैटेनेशन पाया जाता है, जिसकी वजह से ये दुनिया में सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स को फॉर्म करता है। चलिए इसको आप डिटेल में क्लास 10 में पढ़िएगा। चलिए आते हैं उसके बाद फॉर्म्स ऑफ कार्बन, जो नॉर्मल हमारे डेली लाइफ में आपको फॉर्म्स ऑफ कार्बन दिखता है। तो अगर हम देखा जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ब्रॉडली क्लासिफाई कर दिया। कार्बन किस किस तरह का कंपाउंड्स बनाता है उसको हम लोग एक ऑर्गेनिक कैटेगरी लेके चले गए, ये दूसरा इनऑर्गेनिक कैटेगरी लेके चले गए। तो ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, इसको भी आप क्लास 10 में डिटेल में देखिएगा। अभी सिर्फ बेसिक समझने के लिए आप समझो, लिविंग थिंग में जो कार्बन कंपाउंड्स पाया जाता है और फॉसिल फ्यूल में जो कार्बन कंपाउंड पाया जाता है उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। या समझ जाइए जिसका ओरिजिन जो है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म से हो, उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हैं। अच्छा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होता है, मिनरल्स वगैरह जहाँ से आता है वहाँ से जो प्रेजेंट होता है, मतलब वहाँ से जो कार्बन का कंपाउंड्स निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस ऑल आर क्या हो जाएगा आपको, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो जाएगा। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। चलिए आज के दौर पे एट प्रेजेंट सिचुएशन जो है ना, हम लोग कार्बन समझिए जैसा 3 इडियट में डायरेक्ट था कि हम लोग मशीन से घिरे हुए हैं, यहाँ एट प्रेजेंट सिचुएशन हम लोग कार्बन एंड कार्बन के कंपाउंड से घिरे हुए हैं। आप अपनी डेली लाइफ में नियर अबाउट 80-90% अप्रॉक्स जो हमारा सब्सटेंस जो हम लोग यूज़ करते हैं वो कहीं ना कहीं कार्बन से बना हुआ है। जैसे देखिएगा सर, ये जो क्लॉथ है वो क्या है, कार्बन का बना हुआ है। ये जो पेन यूज़ कर रहे हो वो कार्बन का है। आप जो पेन का इंक यूज़ कर रही हो वो कार्बन का बना हुआ है। आप जो मोबाइल कवर यूज़ कर रही हो वो कार्बन का बना हुआ है। आप जो ये पेपर यूज़ कर रही हो वो कार्बन का बना हुआ है। आप जिस चेयर में बैठ के वो कार्बन का बना हुआ है। हम लोग जो खाना खाते हैं वो जो फूड होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये कार्बन का बना हुआ है, ये कार्बन कंपाउंड्स है। तो एट प्रेजेंट हम लोग नियर अबाउट 80-90% जो कंपाउंड्स जो यूज़ करते हैं वो कंपाउंड कहीं ना कहीं कार्बन से लिंक है उसका। सो देखते हैं कि हमारी डेली लाइफ में जैसे फूड हम लोग यूज़ करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, ये सब जो होता है वो कहीं ना कहीं कार्बन का कंपाउंड्स है, उस कार्बन के कंपाउंड से बना हुआ है। ठीक है, तो वो हो गया। उसी तरह से क्लॉथ यूज़ करते हैं, कॉटन, वूल, सिल्क, नायलन, ये दिस ऑल जो है वो सारा कार्बन का कंपाउंड्स है। फॉसिल फ्यूल जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे देख लिए LPG ले लीजिए, CNG ले लीजिए, डीजल ले लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए, केरोसिन ले लीजिए, जितना सब कुछ है वो सब का सब कार्बन कंपाउंड्स है। देखिए उसके बाद देखिए प्लास्टिक, PVC, पॉलीमर, पॉलीथीन जितना यूज़ करते हैं हम लोग, ये पूरा आपका क्या है, कार्बन कंपाउंड्स होता है। मेडिसिन्स यूज़ करते हैं, मेडिसिन्स में बहुत सारे कंपाउंड्स है वो कार्बन का बना होता है। उसी तरह से वुड है, पेपर, प्लास्टिक, पेंट, इंट, इस तरह से मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स आपको मिल जाएगा जो क्या है, कार्बन से का कंपाउंड्स है। तो ये था आपका फुल बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। ऑकरेंस ऑफ कार्बन को देखते हैं तो हमारे अर्थ क्रस्ट का ओनली 0.032% ऑफ अर्थ क्रस्ट है वो कार्बन का होता है। चलिए, और कार्बन जो है ना बोथ इन कंबाइंड स्टेट
एंड फ्री स्टेट में प्रेजेंट होता है। कार्बन एग्जिस्ट बोथ इन फ्री स्टेट एंड ऑल्सो इन कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट मतलब एज ए कार्बन रहेगा, कंबाइंड स्टेट मतलब वो किसी कंपाउंड्स में आपका कार्बन एज ए कंस्टिट्यूएंट रहेगा, ठीक है। तो क्या होता है फ्री स्टेट में, जो बेसिकली आपका देखिए डायमंड होता है, देखिए डायमंड भी है वो कार्बन होता है। ग्रेफाइट हो गया, जो पेंसिल देखते हैं, पेंसिल का जो पॉइंट रहता है ब्लैक कलर का, वो भी हो गया कार्बन का। कोल हो गया, इस तरह से बहुत सारा आपको जो कार्बन मिल जाए जो फ्री स्टेट में होता है। कंबाइंड स्टेट में तो अभी आपको बताए थे बहुत सारे एग्जांपल्स, हमारे फूड से लेके, मेडिसिन से लेके, पेपर से लेके, तो हम इधर पे आपको ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिख दिया, ठीक है। बहुत सारा ऑर्गेनिक में एग्जांपल्स हो सकता है, जैसे एलपीजी, सीएनजी वगैरह होता है। हम सब छोटा सा एग्जांपल ले तो मीथेन, इथेन, C2H5, ये सब आप अभी नहीं समझिएगा, ठीक है। ये पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इथीन, इस तरह से बहुत सारा मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स है। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर ले तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट ले सकते हैं, CO3, इस तरह से बहुत सारा कंपाउंड्स जो इनऑर्गेनिक में भी निकल जाएगा, ऑर्गेनिक में भी निकल जाएगा, जो क्या होता है किसी न किसी एलिमेंट्स के साथ कंबाइंड रहता है। इसी वजह से इसको हम लोग कंबाइंड स्टेट की कैटेगरी में रखते हैं। चलिए, अब ये जानने के बाद हम लोग को एक टर्म आता है यहाँ पे, एलाट्रोपी ऑफ कार्बन, या एलाट्रॉप किसको बोलते हैं। एलाट्रोपी और एलाट्रॉप्स को देखेंगे, ठीक है। तो एलाट्रोपी क्या होता है, कोई एक एलिमेंट, समझ जाइए कोई एक एलिमेंट होगा, वो एक ही फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट मतलब मान लेते हैं सॉलिड हो गया तो सॉलिड में, लिक्विड है तो लिक्विड में, गैस है तो गैस में। तो कोई एक एलिमेंट एक ही फिजिकल स्टेट में एक से ज़्यादा फॉर्म में रहे। अगर कोई एक, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, हम वाटर लेते हैं। वाटर आपको लिक्विड के स्टेट में क्या वाटर के फॉर्म में रहता है, गैस के स्टेट में आपको स्टीम, वेपर वगैरह चला गया, और अगर आप इसमें लेते हो सॉलिड के स्टेट में तो आइस ही हो सकता है। क्या सॉलिड के स्टेट में आइस को छोड़ के कोई और फॉर्म में वाटर होता है? नहीं होता है, तो वहाँ पे एलोट्रॉपी का कंसेप्ट नहीं। लेकिन कार्बन सॉलिड स्टेट में मोर देन वन, मतलब टू फॉर्म में, डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। एक ही फिजिकल स्टेट में मोर देन टू और टू से ज़्यादा अगर कोई कंपाउंड, कोई एलिमेंट्स एग्जिस्ट करता है फॉर्म में, तो उसको हम लोग एलोट्रॉपी बोलते हैं। तो देखिएगा, एलिमेंट्स एग्जिस्ट in two or more forms in the same physical state is known as allotropy। एलोट्रॉपी का क्लियर कंसेप्ट हो गया कि कोई भी एलिमेंट एक ही फिजिकल स्टेट में टू या टू से ज़्यादा फॉर्म में प्रेजेंट होगा, तो उस प्रोसेस, उस पूरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलोट्रॉपी बोलते हैं। और एक एक जो कंपाउंड्स हो रहा है ना, उसको हम लोग क्या, एलोट्रॉपी कहते हैं, एलोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एलोट्रॉप्स कहते हैं। एंड डिफरेंट फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स। तो अब देखिए जाए कार्बन क्या ऐसा करता है। हाँ, कार्बन में क्या होता है, एक ही फिजिकल स्टेट में, सॉलिड में अगर लेते हैं तो सॉलिड में क्या होता है, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी प्रेजेंट रहता है और एमरफॉस फॉर्म में भी प्रेजेंट रहता है। मतलब कार्बन सॉलिड में दो डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, एक हो गया क्रिस्टलाइन फॉर्म, एक हो गया एमरफॉस फॉर्म। हेंस कार्बन जो है एक ही फिजिकल स्टेट में दो डिफरेंट आपको स्टेट में, एक ही फिजिकल स्टेट में आपको दो डिफरेंट फॉर्म में पाया जा रहा है। इसी वजह से कार्बन क्या होता है, एलोट्रॉपी फॉलो करता है, और हर एक फिजिकल स्टेट को, क्रिस्टलाइन फिजिकल स्टेट हो गया, एमरफस फिजिकल स्टेट हो गया, उसको क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स बोलते हैं। चलिए, यहाँ पे देखिए क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है। क्रिस्टलाइन का मतलब है कि यहाँ पे एलिमेंट्स एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो करेगा और एक रेगुलर शेप होगा उसका। क्या है, रेगुलर पैटर्न को फॉलो करके एक रेगुलर शेप बनाएगा। जैसे आप डायमंड देख सकते हैं, आप ग्राफाइट देख सकते हैं, इस तरह से आपको बहुत सारे यहाँ पे पढ़ने मिलेगा, जिसको आगे हम लोग देखेंगे। अच्छा, एमरफस फॉर्म को मतलब क्या होता है कि एक ऐसा इर्रेगुलर शेप होगा, इर्रेगुलर पैटर्न होगा और एक इर्रेगुलर शेप होगा, कोई एक पर्टिकुलरली शेप नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमरफस फॉर्म बोल सकते हैं। आप शॉर्ट में लिख सकते हैं रेगुलर शेप और इर्रेगुलर शेप। क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन को अब देखेंगे। क्रिस्टलाइन फॉर्म का मतलब तो समझ गए कि क्या होगा, एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो करेगा और एक रेगुलर शेप होगा, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन जो है वो आपका डायमंड, ग्राफाइट एंड फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है, ये तीन जो है ना, ये आप
आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन है। अब हम लोग एक एक करके तीनों का डिटेल में पूरा आपको कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डायमंड का। तो डायमंड का कुछ पॉइंट्स जो है जो आपको याद रखना है। डायमंड क्या आता है? इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म अगर देखा जाए तो वो क्या है? डायमंड ही है, ठीक है। एंड ऑल्सो द हार्डेस्ट नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस ऑन द अर्थ क्रस्ट पे सबसे हार्डेस्ट नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस की बात करें जाए तो डायमंड ही आता है, ठीक है। चलिए उसके बाद डायमंड हैव देयर डिफरेंट कलर, वो आपको पिंक कलर में, रेड कलर में, ब्लैक कलर में प्रेजेंट होता है ड्यू टू सम मेटेलिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन इट। इसी वजह से वो क्या होता है आपका डिफरेंट कलर फॉर्म करता है। चलिए ये भी आप समझ गए। उसके बाद वो ब्रिलियंस एंड ब्यूटी, वो कितना आपका उससे लाइट इमिट होगा, मतलब कितना खूबसूरत रहेगा और कितना चमकेगा, ये सिर्फ और सिर्फ उसका डिपेंड करता है हाउ दे कट एंड पॉलिश, उसको किस तरह से काटा जाता है और उसको किस तरह से पॉलिश किया जाता है, उसके ऊपर पूरा उसका खूबसूरती, उसका ब्यूटी डिपेंड करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको कार्बन के बारे में याद रखना है। अगर फॉर्मेशन ऑफ डायमंड देखें, मतलब डायमंड किस किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, तो डायमंड नेचुरल डायमंड एक होता है, एक होता है आर्टिफिशियल डायमंड। आर्टिफिशियल मतलब समझ रहे हैं, जिसको मैन मेड बोल सकते हैं, और नेचुरल मतलब नेचुरल ऑकरेंस होता है। तो नेचुरल डायमंड जो होता है ना, डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट अंडर एक्सट्रीमली हीट एंड प्रेशर। कार्बन अगर अर्थ क्रस्ट के बहुत इनसाइड में, डीप इनसाइड में रहेगा और अंडर एक्सट्रीमली हीट एंड प्रेशर में रहता है, तो वो कार्बन जो होता है वो क्या है? डायमंड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, अच्छा, अंडर आर्टिफिशियल जो होता है वो डायमंड क्या होता है? प्रिपेयर्ड बाय कार्बन, कार्बन से प्रिपेयर करते हैं बाय कंप्रेसिंग कार्बन अंडर एक्सट्रीमली हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। हम यहाँ पे भी कार्बन को क्या करते हैं? एक्सट्रीमली हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर देके उसको क्या करते हैं? डायमंड के फॉर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। तो ये क्या है? कार्बन किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? एक होता है नेचुरल फॉर्म, एक होता है आर्टिफिशियल फॉर्म। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन के बारे में बात करें तो क्या होता है? इच कार्बन एटम इन ए डायमंड इज जॉइंड टू 4 अदर कार्बन एटम बाय कोवेलेंट बॉन्ड। हम जानते हैं कार्बन का वैलेंसी 4 था, तो वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड करेगा, तो एक कार्बन एटम 4 डिफरेंट कोवेलेंट बॉन्ड से, देखिए अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, मान लेते हैं सेंटर में ये कार्बन है, ठीक है, तो ये क्या करेगा? 4 अदर कोवेलेंट फॉर्म करेगा। 4 अदर, जैसे यहाँ पे एक बना दिया, यहाँ एक है, यहाँ से एक कर लिया यहाँ पे, और इस तरह से, तो ये डिफरेंट 4 कार्बन से अटैच हो गया। तो ईच कार्बन एटम एट द सेंटर अटैच टू 4 अदर कार्बन एटम्स बाय कोवेलेंट बॉन्ड। अब रिमेनिंग जो ये जो सारा है, एक तो पहले सो चुका है ये, और हर एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड, तो एक बना चुका, तो ये और रिमेनिंग 3 बॉन्ड फिर बनाएगा। ये कार्बन जो कॉर्नर में है वो फिर 3 बनाएगा। उसी तरह से ये है, यहाँ पे भी आपको 3 बनेगा, 3 बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये फॉर्म कर लिया इस तरह से। उसी तरह से यहाँ पे भी आपका 3 बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये 3 डिफरेंट कार्बन को अटैच करेगा। उसी तरह से यहाँ पे भी 3 डिफरेंट कार्बन को अटैच कर लिया। तो अब हर एक, फिर ये एक क्या करेगा? फिर एक 3 कार्बन को अटैच करेगा, देखिए इस तरह से कार्बन को अटैच कर लिया। फिर ये भी उसी तरह से 3 कार्बन, मतलब हर एक कार्बन का 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। उसी तरह से देखिए ये भी उसी तरह से फिर फर्दर 3 कार्बन को अटैच करेगा। तो ये इस तरह से पूरा प्रोसेस चलता रहता है। तो डायमंड जो फॉर्म क्रिएट होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर टेट्रा। टेट्रा मतलब होता है 4 हेड्रोन, रेगुलर टेट्राहेड्रोन बनता है। ये जो पूरा फॉर्म बनता है, पूरा स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेगुलर टेट्राहेड्रोन। आपसे पूछता है स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड क्या है, तो आप बोलिएगा रेगुलर टेट्राहेड्रोन। देखिए, तो वही बताया कि ईच कार्बन एटम इन डायमंड इज जॉइंड टू 4 अदर कार्बन एटम बाय कोवेलेंट बॉन्ड एंड 1 कार्बन एट द सेंटर, 1 कार्बन एट द सेंटर, कोई सेंटर मान लिया, एंड 4 अदर एट ईच कॉर्नर। 4 अदर एट ईच कॉर्नर देख लीजिए, हो गया। फिर ईच कार्बन एट द कॉर्नर इज फर्दर अटैच टू 3 मोर कार्बन। आपको बता दिया हर एक, फिर देखिए ये 3, 1 2 3, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाता है, एक पहले से है प्रेजेंट, तो यहाँ पे बना लिया, यहाँ पे बना लिया, क्या हर एक कार्बन, फिर हर ये जो 3 कार्बन है ना, इसका 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है, तो क्या कर लिया है? ये एक बन चुका है, तो
तो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ हम दिखा दिए, ठीक है। तो एक इस तरह से बनेगा, इस तरह से बन गया, यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो फिर ये कार्बन फिर अपना 3 और कार्बन से फर्दर अटैच होगा, तो ईच कार्बन एट द कॉर्नर इज फर्दर अटैच टू 3 मोर कार्बन एटम्स एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, अ डायमंड crystal appears to be a closely packed 3D rigid structure। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि डायमंड का जो क्रिस्टल है ना, एक क्लोजली पैक्ड 3D स्ट्रक्चर में फॉर्म होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड को देखेंगे तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज से एक एक करके सबको देखते हैं। देखिए नेचर की अगर बात की जाए तो नेचर कार्बन क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है डायमंड एंड हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस होता है। तो पहला नेचर क्या हो गया, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन एंड हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। दूसरा अपीयरेंस, ये कैसा दिखता है, तो ये क्या है, ट्रांसपेरेंट होता है, ये ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस होता है। तो बहुत सारा सर हमको कलर दिखता है डायमंड में, ब्लैक हो गया, पिंक हो गया, तो वो सब आपको बता चुके हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। नाउ डेंसिटी की बात की जाए तो डायमंड हैव डेंसिटी ऑफ 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए डेंसिटी क्या है, 3.5 है, लेकिन इसके बीच में जो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होता है ना, वो बहुत स्मॉल होता है। तो स्मॉल होने की वजह से कंपैक्ट फॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से इसका डेंसिटी और ज़्यादा दिखता अपीयर होता है, ठीक है। चलिए ये हो गया। उसके बाद स्पार्कलिंग, मतलब ये दिखेगा डायमंड से एक लाइट निकलता हुआ दिखेगा, उसमें से स्पार्क निकलता हुआ दिखेगा। इसका रीज़न क्या है कि व्हेन लाइट इंटर्स अ डायमंड क्रिस्टल, हम बताए थे कि डायमंड का जो कटिंग एंड पॉलिशिंग होता है ना, उसी वजह से वो अपीयरेंस में स्पार्किंग होता है। तो जब लाइट इंटर करता है डायमंड में, तो उसको इस तरह से पॉलिश और उस तरह से कट किया जाता है। इट अंडरगोज मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके अंदर लाइट घुस गया ना, तो वो इंटरनली रिफ्लेक्शन होता रहेगा और वो मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शंस होता रहता है, जिसकी वजह से विच मेक्स डायमंड स्पार्कलिंग। मतलब एक बार लाइट इंटर किया अंदर, तो अब अंदर में ही गुम हो गया लाइट, इस मल्टीपल रिफ्लेक्शंस कर रहा है, इंटरनल रिफ्लेक्शंस, जिसकी वजह से वो स्पार्कली और चमकता हुआ दिखेगा। चलिए उसके बाद देखते हैं, अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात की जाए तो क्या होता है, बैड कंडक्ट ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसको बैड कंडक्टर बोल सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है आपका, इट हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट नियर अबाउट 4000 सेंटीग्रेड, अगर अप्रॉक्सीमेट बोले जाए, और एग्जैक्ट लीजिएगा तो 3930 सेंटीग्रेड, ये आपका इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। चलिए उसके बाद अगर ट्रांसपेरेंट टू एक्सरे, इससे क्या होता है ना, ट्रांसपेरेंट टू एक्सरे मतलब एक्सरे के सामने रखेंगे तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम लोग रियल एंड फेक का क्या करते हैं, पहचान करते हैं। क्या होता है, डायमंड इज ए ट्रांसपेरेंट टू एक्सरे, क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, हेंस एक्सरे कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश अ फेक डायमंड फ्रॉम ए रियल वन। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज है। कुछ और प्रॉपर्टीज को देखते हैं, तो अगर इफेक्ट ऑफ हीटिंग देखें, इफेक्ट ऑफ हीटिंग मतलब डायमंड को अगर हम लोग हीट देते हैं तो क्या होता है, सो व्हेन हीटेड इन ऑक्सीजन अबव 7 to 800 से अबव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब आप डायमंड को हीट करिएगा तो इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म कर लेता है, मतलब आपका डायमंड लॉस हो जाएगा। अगर आपके पास है तो भूल से भी ये नहीं करिएगा, ठीक है, नहीं तो डायमंड कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा तो करोड़ों का आपका लॉस हो जाएगा। चलिए, सो व्हेन हीटेड इन ऑक्सीजन अबव 7 to 800 क्या होगा, कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, क्या फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। और इसी तरह से इफ हीटेड अबव 1500 सेंटीग्रेड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, देखिए यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन था, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म ग्रेफाइट। ये क्या कर लेता है, ग्रेफाइट फॉर्म कर लेता है। ग्रेफाइट हमारा जो पेंसिल का नोक होता है उसको ग्रेफाइट बोलते हैं। तो कार्बन किस में फॉर्म, डायमंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये था इफेक्ट्स ऑफ हीट, जब डायमंड को हीट करते हैं तो क्या होता है। उसी तरह से केमिकल रिएक्टिविटी, ये केमिकल एक्टिव है कि नहीं है, केमिकल रिएक्टिव नहीं होगा। अगर एक्टिव होता ना, रिएक्टिव होता है या एक्टिव होता है, तो वो क्या होगा, नेचर से ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता, कुछ और फॉर्म कर लेता, तो ज्वेलरी वगैरह हम यूज़ नहीं कर सकते थे। तो ये क्या है, इट इज़ केमिकली इनर्ट एंड अनअफेक्टेड बाई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, एसिड्स एंड अल्कली अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। मतलब ये क्या होता है, इनर्ट होता है और अनअफेक्टेड, मतलब किसी से उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, किसके प्रेजेंस में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो या अल्कली हो या आपका एसिडिक सॉल्यूशन में अगर उसको डाल दीजिएगा तो उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता। इसी वजह से हम लोग इसको ज्वेलरी वगैरह में भी यूज़ करते हैं। उसके बाद देखेंगे
यूजेस ऑफ डायमंड, डायमंड का यूज़ बहुत सारा, सबसे कॉमन तो आपको पता है एज ए ज्वेलरी, मेकिंग ज्वेलरी आइटम्स। ये आपको क्योंकि बहुत प्रीसियस होता है, बहुत स्पेशल होता है, बहुत कॉस्टलीस्ट होता है, इसी वजह से इसको बहुत बहुत कोई पसंद करता है एज ए ज्वेलरी आइटम्स में। तो क्या हो रहा है ज्वेलरी में, क्या है, इट इज़ यूज एज ए मेकिंग ज्वेलरी आइटम्स। सर्जरी, सर्जरी में क्या होता है, डायमंड नाइफ्स जो होता है ना आर यूज एज सर्जिकल टूल्स टू रिमूव कैटरेक्ट फ्रॉम आइज। तो एज ए सर्जिकल टूल्स भी हम लोग डायमंड का यूज़ करते हैं। एंड इन इंडस्ट्री क्या होता है, बीइंग द हार्डेस्ट इन नेचर, आपको बताए थे हार्डेस्ट नोन नेचर सब्सटेंस है, तो बीइंग द हार्डेस्ट नेचर सब्सटेंस इट इज़ यूज एज शार्प एज कटर, मतलब जो कटर मशीन होता है ना उसका शार्प एज में उसको क्या डायमंड को लगाया जाता है। क्यों? टू फॉर कटिंग ग्लास एंड अदर हार्ड मटेरियल, हार्ड मटेरियल्स को काटने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसके शार्प एज कटर में डायमंड को लगाते हैं। सो दिस आर द यूजेस ऑफ डायमंड, और भी बहुत सारा हो सकता है, इस सबको अच्छे से नोट कर लीजिए। आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्रेफाइट से स्टार्ट करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग these points or regarding diamonds, you can write on comment section. I will try to answer you. Thank you.